जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी नन्हे मुन्ने दिल के अच्छे सच्चे बच्चे एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन हैं। और भाई आप सभी ने एक संकल्प ले लिया है कि इस बार मुझे भी वो सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे भी वो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जिसके लिए मैंने बहुत समय से मैंने मेरे परिवार ने एक सपना देखा है। कई बार हम सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे आकर कहते हैं कि भैया मेरे लिए सरकारी नौकरी पाना इसलिए बहुत बड़ी बात हो गई है, मतलब जब वो सम्मान समारोह में सेलेक्ट होकर आते हैं, कि मेरे पूरे गांव में कोई सरकारी नौकरी पे नहीं था, या मेरे पूरे परिवार में या फिर मेरे पूरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी पे नहीं था। मतलब जब बच्चे ऐसे शब्द हमसे कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो शब्द जब वो खुद महसूस करते होंगे, उनके परिवार वाले फील करते होंगे, तो क्या ही भावनाएं रहती हों। तो करिए मेहनत, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा तो इस नौकरी की वजह आपके लिए भी होंगी ही होंगी। उनको लिख लो कहीं, अगर लगे कभी कि मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो सस्ती लाइनों से मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़ना, सीधी सीधी वो चीज़ चिपका लो जिसकी वजह से तुम इस नौकरी को लेना चाहते हो। देखना तुम्हें कभी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं। दोस्तों, कल रिजल्ट आ गया है, और आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो रिपीटर हैं, जो दोबारा तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है। मतलब जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एग्जाम उन्होंने दे लिया था। अब इसमें आप दो तरह के साथी होंगे। एक तो वो जिनका फेज टू के लिए सिलेक्शन हो गया है, मतलब रिटर्न का रिजल्ट जिनका क्वालिफाई हो गया है। एक बार जरा ये बताओ, यस और नो लिखो। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो यस लिखो, जिनका नहीं हुआ है वो नो लिखो। देखो, जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने मेहनत की, उसका परिणाम आपको मिल गया। अब आगे आपको फेज टू की तैयारी करनी होगी। फेज टू में लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। कल मैंने एक वीडियो बना दी है शाम 7 बजे, जिसमें आपको ऑनलाइन अच्छा लगे ऑनलाइन तैयारी कर लो, उसमें आपको ऑफलाइन अच्छा लगे आप उसकी ऑफलाइन तैयारी कर लो, जैसा आपको उचित लगता। उसके अलावा मेरे मित्र, आप अगर देखो हमारे यहाँ फेज टू की ऑफलाइन तैयारी करने आते हैं, तब तो 1 महीने आप पूरे बिजी रहने वाले हैं, और 1 महीने में बहुत अच्छी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। हालांकि यहाँ भी जो क्लासेस चलती हैं फेज टू की, 4 से 5 घंटे चलती हैं। उसके बाद आप अपनी इसी ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, इसको छोड़ मत देना। इसको आप सभी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फेज टू आने से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा, सॉरी फाइनल रिजल्ट आने से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा। समझे? तो आप एग्जाम दे चुके होगे, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन साथियों का फेज टू के लिए क्वालिफाई भी हुआ है, वो इस इनटेक के लिए भी जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, उन्हें रुकना नहीं है। उसके अलावा दूसरे हमारे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखो दोस्त, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, वाकई में ये बहुत खैर दुख होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है, किसी भी परीक्षा के लिए मेहनत करो और उसमें सिलेक्शन ना होना। और चाहे मैं कुछ भी कह लूं या कोई कुछ भी कह ले, शब्दों से वो चीज़ें कंपनसेट कभी नहीं हो पाती हैं। शब्द उस चीज़ की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। बहुत दुख होता है जब हम सेलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि जो भी आपके आसपास सेलेक्ट हो ना, आप अपनी नज़रें घुमाकर एक बार उनसे पूछना कि भाई, क्या किसी परीक्षा में तुम 1-2 नंबर से रहे थे, या 4-6 नंबरों से रहे थे, या पहली बार में ही पास हो गए थे? कोई एक सिंगल उत्तर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने पहली बार तैयारी करनी शुरू की, पहली परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन हो गया। कोई एक सिंगल नहीं मिलेगा। क्यों? क्या ऐसा कोई बुद्धिमान ही नहीं बना? क्या ऐसा कोई पढ़ने वाला ही नहीं बना? नहीं। बुद्धिमान तो वो थे, पढ़ने वाले तो वो थे जो परीक्षाओं में फेल हुए। लेकिन परीक्षा है ही ऐसी चीज कि उसके लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं, जो एकदम से आदमी नहीं सीख पाता। एक बार जब वो एटलीस्ट परीक्षा दे लेता है, उसको सिनेरियो समझ में आता है, माहौल समझ में आता है, पढ़ने का तरीका समझ आता है, रिवीजन करने का तरीका समझ में आता है, मॉक टेस्ट की वैल्यू समझ में आती है, प्रैक्टिस का महत्व समझ में आता है। यही छोटी छोटी कमियां जब एग्जाम में फेल होकर वो सीख लेता है, अब आप भी सीख गए होंगे। जरूरी ये नहीं है कि आप फेल हुए, जरूरी ये है कि आपने फेल हुए पर आपने अपनी कमी को पहचान लिया कि भाई, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी सभी कमियां लिख के बताओ एक बार। ये कमेंट किसी और को नहीं दिखेंगे, आपके एक दूसरे को नहीं दिखेंगे, केवल मुझे दिखेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि एक बार फेल होने के बाद में, निराश होने के बाद में, आपने अपनी कमी पहचान ली। अगर आपने अपनी कमी पहचान ली है तो अगली परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अगर आप दिन रात निरंतर मेहनत करते हैं, सिर्फ अपनी आंखों में इसी सपने को सजाकर चलते हैं। तो साथी, असफल होना ये नहीं होता कि हमने खो दिया कुछ, नहीं। असफल होने का मतलब है हमने पाया है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सफलता ना एक चेन है, और उसकी जो कड़ियां हैं ना, जो चेन का हर एक हुक है, वो एक असफलता है। तो जब ये असफलता जुड़ती हैं तब आप सफल हो जाते हैं। मतलब सफलता ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कोई आदमी एक बार में ग्रैस्प कर लेगा, पकड़ लेगा।
सफलता ऐसी चीज है कि बार बार आप असफल हुए सीखे, असफल हुए सीखे, असफल हुए सीखे, असफल हुए सीखे, बट जल्दी से जल्दी सीख जाइए। और आपको परीक्षा क्रैक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस बैच के कंसेप्ट क्लियर करो। प्रैक्टिस हम फ्री में यूट्यूब पे कराएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं सॉरी, हर एक चैप्टर वाइज वो करो। और उसके बाद इन तीनों चीज़ों में से जो नए क्वेश्चंस आपको मिले, नई चीज़ें मिले, उनको आप रिवीजन कर दें। ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं निकला है उनका निकल जाएगा, निश्चिंत रहिए। बाकी आप अपना एक बार चेक करके देख लीजिए, फॉरगॉट आईडी पासवर्ड पे करके देख लीजिए। कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज आई है, उसके लिए मैं बना दूंगा पूरा एक डेटा कि किस स्टेट की क्या कट ऑफ रही है। फेज 2 का एडमिट कार्ड, भाई फेज 2 अभी आपका लगभग 2-2.5 महीने होंगे आपके पास में। 2-2.5 महीने जम के तैयारी कर लो। चलो, बहुत सारे साथियों के अपने अपने नज़र आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया था। उमेश भाई कहते हैं अच्छा चलो है, मैं नाम से नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक साथी कह रहे हैं कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। एक साथी कह रहे हैं मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। एक साथी कह रहे हैं मैंने इंग्लिश को नहीं पढ़ा था। देखो, इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हो फिर तो महान गलती है। इंग्लिश में आप देखो ना, बच्चों के 20 में से 20 नंबर आए हुए हैं भाई। क्या गजब का माहौल बच्चों ने बनाया हुआ है, 20 में से 20 नंबर आए हुए हैं। मॉक पूरे नहीं दे पाए थे, तो मतलब यही कुछ कमियां है ना। देखो, आप अगर असफल हुए हैं तो लिख के ले लो, आपने इनमें से कुछ ना कुछ मिस किया होगा। आप चाहे कल को यूपीएससी की भी तैयारी कर लेना, आप याद करोगे भाई ने कुछ बताया था, मैंने पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट का मतलब जैसे हम क्लास ले रहे हैं, उसके अलावा दूसरा हर एक कंसेप्ट का मॉक टेस्ट आप लगाओ। मॉक टेस्ट में जो नया मिले उन क्वेश्चंस को लिखो, और लिखने के बार बार उन्हें बार बार रिवाइज करो। रिवीजन करना है बार बार, इसी से आपको चीज़ें याद होंगी। उसके अलावा तीसरा, आप प्रैक्टिस करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जो नया क्वेश्चन मिले उसे लिखो और रिवाइज करो बार बार। ये ही तीन वो चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगी। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी भी करने के लिए अलग से कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने इनमें से मिस किया होगा। और भैया, एक भी चीज़ आप मिस करोगे तो साथी बहुत मुश्किल हो जाए। ये ना केवल मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनका जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस बात को बड़े अच्छे से सुन लें। चलो, तो शुरू कर देते हैं बच्चे आज की कहानी को। देखिए, कल हम लोगों ने क्या सीखा? कल हम लोगों ने लंबाई के 2 हिस्से सीखे। लेंथ के हमने 2 हिस्से सीखे थे, जिनमें हमने पहला हिस्सा सीखा था दूरी, और दूसरा हिस्सा सीखा था विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को कवर कर लिया था। अब आगे हम और अगली 2 राशियों को कवर करते हैं। देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे एक तो तरीका ये है, मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर की लंबाई तय कर रही है। एक तो बात मैं ये बता रहा हूँ कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर की लंबाई तय कर रही है। इस बात को लिख के देखो कितनी लंबी हो जाएगी। कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर की लंबाई तय कर रही है, बोलने में भी उतनी ही लंबी है। तो हर विषय क्या करता है, हर सब्जेक्ट चाहता है कि चीज़ें ना छोटी हो जाए। जैसे वो चाहते हैं कि हिंदी में चीज़ें छोटी हों, तो हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं जब बार बार संज्ञा आने लगती है। इंग्लिश में जब बार बार नाउन आने लगता है तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं, हम क्या यूज़ करने लगते हैं? सर्वनाम यूज़ कर लेते हैं, प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये बोलोगे कि 1 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर तक दूरी लंबाई तय कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि 10 मीटर पर सेकंड, मैंने ये कह दिया। अब केवल इतना कहने से ही ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि 1 सेकंड में 10 मीटर। और अगर आपको एक पता है, एक की वैल्यू पता है, तो फिर तो आप कितने की भी निकाल लोगे। 5 की चाहिए तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 20 की चाहिए 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 40 की चाहिए 40 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इस चीज को हमने कैसे लिखा? ऊपर हमने लिखी दूरी और नीचे हमने लिख दिया समय। तो जब हमने दूरी को समय से भाग दिया तो इस पूरे को हमने एक नई राशि कह दिया, नई क्वांटिटी कह दिया, और ये बन गई चाल। तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप बस इतना रट के छोड़ दें कि चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये समझना चाहिए कि जब हमारे पास दूरी और समय थे तो चाल की जरूरत क्यों पड़ी? तो चाल की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि 100 बातों की एक बात कह सके। तो चाल बराबर सूत्र बन गया दूरी बटे समय। ठीक है, एक नई राशि हमारे पास चाल हो गई। अब दूरी का हमने जब समय से भाग लगाया, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, जब हमने डिस्टेंस का
टाइम से भाग लगाया और स्पीड बनी, तो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है मेरा भी टाइम से भाग लगाओ। भाई विस्थापन ने कहा कि भैया जी मुझे भी समय से भाग लगाओ, और जब हमने विस्थापन से समय का भाग लगाया तो देखो फर्क क्या रहेगा। जैसे मान लो यहाँ भी अगर मैं कहूँगा तो कैसे लिख रहा हूँगा मैं, भाई यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँगा कि कोई वस्तु, अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा कि कोई वस्तु 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही होगी पर सेकंड, यहाँ पर मैं ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करूँगा। भाई डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो उत्तर आएगा वो ये बनेगा 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इस बात में और इस बात में क्या फ़र्क है, इस बात में दिशा की जानकारी नहीं मिल रही, इस बात में दिशा की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर एक नई राशि मुझे बनानी पड़ी, चूंकि यहाँ दिशा की भी जानकारी मिल रही है, और इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने वेग कह दिया, यानी कि वेलोसिटी कह दिया। तो जरा एक बार बताएं कि हाँ जी ये बात मुझे समझ में आ गई है कि डिस्प्लेसमेंट टू टाइम का रेशियो, विस्थापन से समय का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विस्थापन से समय का अनुपात। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं, और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड कहलाता है। तो एक तो बड़ा सिंपल, आप इसको समझें, पढ़ें और कह दें कि भाई इसका अनुपात है। एक और ऐसी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो थ्रू आउट काम आएगी आपके, क्या है वो, ये है कि जब भी किसी राशि में, जब भी किसी क्वांटिटी में टाइम का डिवाइड लगे तो आप कैसे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे दूरी की दर को समय कहते हैं, रेट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टाइम। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के रेट को वेलोसिटी कहते हैं। आप ऐसे भी डेफिनेशन बनाओगे, अभी मैं बस समझा रहा हूं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो जब भी किसी भी क्वांटिटी में टाइम का डिवाइड लगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी के साथ रेट शब्द जोड़ देना कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस पूरी डेफिनेशन को कैसे पढ़ सकते हो, रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। हिंदी वाले, दूरी की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे देखें। अब तीसरा परिभाषा बनाने का तरीका सुनो सुनो। आप कह सकते हो परिभाषा ऐसे बनेगी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो एक बार बताएं कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। नॉट शॉर्ट लिस्टेड फेज टू, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि आपका जो लिखित परीक्षा है वो पास नहीं हुई है। मैंने बिना कोर्स के पेपर दिया था, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऑल इंडिया पास हुए हैं या स्टेट वाइज पास हुए हैं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जी एक्स ग्रुप अटेम्प्ट 29.5 मार्क्स बट फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई। देखो ये तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि फिजिक्स ऐसी चीज़ है, ये बड़ी ऐसी चीज़ है कि ये प्रॉपर, आप तो चलो 29.5 हैं, आपके भी अच्छे नंबर हैं, लेकिन जिनके और भी ज़्यादा नंबर होते हैं उनकी फिजिक्स की सेक्शनल पार नहीं होती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ सब देंगे भाई, ऑल इंडिया वाले हों चाहे स्टेट वाले हों, सब फेज टू देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो ये चीज़ें मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि चाल क्या होती है। अब चाल का मात्रक क्या बनेगा, तो देखो चाल का मात्रक, भाई चूंकि चाल बराबर क्या है, चाल बराबर है स्पीड बराबर है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मात्रक क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। वो कई बार इसको ऐसे भी लिख सकता है, मीटर सेकंड इनवर्स। तो मात्रक हो जाएगा एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड, सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर लिख दोगे, समय तो सेकंड ही रहेगा। और यहाँ से डायमेंशन क्या बन जाएगी, विमा क्या बन जाएगी। देखिए विमा के लिए मैंने आपको कहा मीटर की जगह एल लिख देना और एस की जगह टी लिख देना, ये पहली क्लास में ही हम सीख चुके हैं, डब्बे में बंद कर देना। एल टी -1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसे पता लगाओगे, एक प्लस माइनस वाला मैंने आपको जुगाड़ बताया था। देखिए दूरी कैसी राशि है, अदिश, क्या लोगे प्लस, समय कैसी राशि है, अदिश, क्या लोगे प्लस, प्लस में प्लस का भाग करोगे प्लस आ जाएगा, और प्लस का मतलब आप क्या लिखते हो, अदिश लिखते हो। ठीक है, ये यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो ये एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर हम देखें वेग क्या होता है, तो भाई विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और चूंकि है तो ये भी एक तरह की ही लंबाई, तो इसका मात्रक और इसकी विमा भी वही होगी जैसी चाल की विमा है, जैसी स्पीड की विमा है।
तो ये भी चीज आसान है। आगे देखिए, चाल तथा वेग के एसआई मात्रक एसआई पद्धति में समान होते हैं, जो कि मीटर पर सेकंड होता है, और इसका विमीय सूत्र भी समान होता है, जो कि LT-1 है। आगे, चाल तथा वेग में अंतर केवल यह है कि वेग का परिमाण चाल के बराबर होता है। देखो, इन दोनों में अंतर केवल यह है कि वेग का परिमाण चाल के बराबर होता है। देखो, दोनों का वैल्यू तो सेम है, परिमाण तो दोनों में सेम है। देखो कितना सा डिफरेंस है बस, कि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहे, बस इसमें डायरेक्शन की जानकारी मिल जाएगी, सिर्फ इतनी सी तो बात है, बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, आगे वो एकांक वाली परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी वो लिख दी है, ऊपर दर वाली परिभाषा लिख दी है। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। देखो, जैसे हमने देखा कि आप ये क्लियर समझ गए हैं कि दूरी से मिलकर बनती है चाल, डिस्टेंस से मिलकर बनती है स्पीड, और वेग से डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन से मिलकर बनता है वेग, डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बनती है वेलोसिटी। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी हुई हैं। अच्छा, आगे आप देखिए कि दूरी से मिलकर चाल बनती है, डिस्टेंस से मिलकर स्पीड बनती है, और विस्थापन से मिलकर वेग बनता है, डिस्प्लेसमेंट से मिलकर वेलोसिटी बनती है। अब देखो, दूरी कैसी राशि है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी और जीरो भी, ऐसे ही चाल भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। विस्थापन कैसा होता था, ऑलवेज, अच्छा सॉरी, ये किसके लिए था, मैंने उल्टा लिख दिया, ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए। और दूरी कैसी होती थी, ऑलवेज पॉजिटिव, तो चाल भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और वेग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इसके सब कुछ गुण दूरी और विस्थापन जैसे ही चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जैसे ही चलेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही चलेंगी। ठीक है। अच्छा, आगे आप देखो, एक चीज और आप समझिए, देखो कैसे, कि हमने देखा था दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो यहां अगर आप चाल और वेग का अनुपात देखोगे, स्पीड और वेलोसिटी की रेशियो देखोगे, तो वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे दूरी और वेग की थी, दूरी और विस्थापन की थी। ये कैसा आएगा, हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर, और अगर इसका उल्टा करोगे तो एक से छोटा या एक से कम आएगा। अब तुमने कल की ही चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा तो ये चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, बट मैं इतना टाइम उन पर नहीं लगाऊंगा जितना कल लगाया था, क्योंकि फिर तो सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए बोरिंग हो जाएगा यार, उन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा लेना है तो भाई सारी चीज़ों को ना अच्छे से दिमाग में यहाँ रिकॉल करके रखो। तो चूंकि ये क्या है, एक तरह से इसको दूरी समझो, इसको विस्थापन समझो, इसको डिस्टेंस समझो, इसको डिस्प्लेसमेंट समझो, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो एक से बड़ा है, इसका रेशियो एक के बराबर है। ठीक है हर्ष, अब देखो हर्ष चौहा कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट 1D है तो सदिश क्यों है, मतलब वो कह रहे हैं कि सर विस्थापन जो है वो तो एक विमीय राशि है, यानी कि एक ही दिशा में चलेगी, तो ये सदिश क्यों है। देख मेरे भाई, ऐसा है कि पहली चीज तो ये कि हमें जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, तभी हमारे साथ समस्याएं होने लगती हैं। अरे भाई एक बात बताओ ना, तुम कह रहे हो एक ही दिशा में है, तो दो बातें हैं। मैंने ये ठीक है, आपकी बात अच्छी है कि भाई चलेंगी तो चीजें एक ही दिशा में, मान लो हम 1D का मतलब कहते हैं ईस्ट ही डायरेक्शन में चलेंगी, बट वो चीज चल रही है और तुम किसी को नहीं बता रहे हो कि वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या किसी को पता लग जाएगा। तुम यहाँ चल रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, तुम्हारी वो फोन पे बैठ के बात कर रही है तुमसे, मान लो फ्रांस में, हाँ जी क्या हाल है, तुम कहोगे मैं चल रहा हूँ बस, तो क्या उन्हें पता लग जाएगा कि तुम ईस्ट में चल रहे हो या वेस्ट में चल रहे हो, नहीं। अगर तुम उन्हें नहीं बता रहे हो तो क्या तुम चलना बंद कर दोगे, नहीं। बात सिर्फ जानकारी ही की है कि आप जानकारी क्या दे रहे हो। अगर आप किसी को बताओगे यार मैं पूर्व दिशा में ना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, तो ठीक है आपने डायरेक्शन बता दी। अब उस चीज से इस बात का नहीं मतलब है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, भाई वस्तु तो किसी ना किसी दिशा में चलेगी ही यार, 1D ना हो कोई भी डी हो, जब चलेगी तो दिशा तो होगी ही होगी, लेकिन तुम बता रहे हो कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है सदिश और अदिश, आप जानकारी दे रहे हो या नहीं। ठीक है, आपके उस वस्तु के दिशा में चलने से तय नहीं होता, वो तो किसी ना किसी दिशा में चलेगी ही चलेगी, ऐसे तो हर वस्तु सदिश राशि होगी। चलो भाई, तो ये चीज मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए सदिश अदिश क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसमें कौन सदिश है कौन सदिश है। अब देखो एक कंसेप्ट आता है औसत का, एवरेज का। देखो साथी, एवरेज का कंसेप्ट क्या आता है, फील करना, फील, जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइक पे बैठे, असल में फिजिक्स सब्जेक्ट ना फील करने वाला विषय है।
इसको तुम जितना मैथ्स की मदद से, डेफिनेशंस की मदद से रटोगे, बोरिंग बन जाएगा और याद भी नहीं होगा, ना एग्जाम में सवाल होंगे। फील करो, फील इट। आप बाइक पे बैठे हुए हो और आप लगभग 30 किलोमीटर बाइक चला रहे हो। तो मान लो आप ऐसी जगह से भी जा रहे हो जहाँ भीड़ भाड़ है, तो आपको अपनी वेग वेलोसिटी कम करी, आपने वेग कम किया। फिर मान लो आपने जो है अपना वेग या चाल बढ़ा दी। वो तो निर्भर करेगा कि मैं वेग या चाल कह रहा हूँ कि मैं दिशा बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस बात पे। बाकी दोनों हैं तो एक ही चीज। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा, अरे बेटे आज तो नई बाइक चलाई है 30 किलोमीटर तक, तुम कहोगे हाँ यार चलाई तो थी। वो पूछेगा कि बताओ तुम्हारी स्पीड या वेलोसिटी कितनी रही, वेग या चाल कितना रहा। तो क्या इस बात का एक उत्तर दिया जा पाना संभव है? नहीं। भाई आपको पता है यार, मैंने तो कम से कम 0 से 30 किलोमीटर तक, घर से 30 किलोमीटर तक 50 बार स्पीड बदली होगी यार। मैं कैसे इस बात का एक उत्तर दे सकता हूँ? तो तुमने दोस्त को समझाया कि देख यार, इस बात का एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा, अरे भाई मुझे एक ही उत्तर चाहिए। तो क्या करोगे? आप सारे चीजों के बारे में सोचोगे, आप पूरी यात्रा को कुछ हिस्सों में बांट लोगे। मान लो 5-5 किलोमीटर के हिस्सों में बांट लिया और उसका एक एवरेज बता दोगे, औसत बता दोगे। औसत का मतलब एक ही तो उत्तर होता है। जब 10th क्लास में स्टैटिक्स में आप पढ़ते थे कि किसी गांव के पॉपुलेशन की स्टडी की जा रही है, वहाँ इतने से उम्र के इतने लोग हैं, इतनी उम्र से इतने उम्र के इतने लोग हैं, तो हम क्या कर लेते थे, एक स्टैटिक्स करके उसका एवरेज बना लेते थे, औसत बना लेते थे। औसत का मतलब होता है 100 बातों की एक बात सिर्फ। आशीष जाटव भाई, सर में 0.976 से रह गया यार। आप बहुत मेहनती विद्यार्थी थे, मैंने देखा था आपको मेहनत करते हुए। और देखो वाकई में जो 1 नंबर से या आधा नंबर से रह रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, कि आपके अगर 1 या 2 नंबर फालतू हैं, तो फिर ये एक अभी रिस्क है। मतलब जब आप फाइनली, मेरिट तो बढ़ेगी थोड़ी सी, तो जो साथी आधा नंबर से रह गया है, मतलब उसका आधा नंबर होता भी तो वो सेलेक्ट हो जाता। अब होगा क्या ऐसे में, अभी आप चलो नहीं हुए सेलेक्ट, तो कम से कम ये तो है कि नहीं सेलेक्ट हुए, मुझे तैयारी करनी ही करनी है। बट जब आपका आधा नंबर भी होता, 1 नंबर भी होता, तो एक उम्मीद तो होती है ही। फिर आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाते, और फेज़ 2 की तैयारी में ना आप इधर के रहते ना उधर के, क्योंकि आधा 1 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब कम से कम ये तो है कि हाँ, आपको तसल्ली है कि भाई मेरा हो जाएगा। तो आगे ऐसी मेहनत करो कि ये एक एक दो दो नंबर से मेरिट मत क्रॉस करो। फिर बाद में फाइनल में मेरिट बढ़ती है, और 6 महीने मेहनत करोगे, दुनिया भर का फिजिकल करोगे, मेडिकल कराते फिरोगे, फेज़ 2 की दुनियादारी की चीज़ें सीखोगे, बट फिर एक आधा 1-1.5 नंबर से बाहर हो जाओगे, तो वो बहुत बुरा लगेगा यार। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ज़्यादा नंबरों से आगे मेरिट क्रॉस करना, ताकि सोचना ही ना पड़े, किसी से पूछना ही ना पड़े कि मेरा फाइनल में होगा या नहीं होगा। सही है? तो ये आशु वैसे तो बहुत गलत बात है, लेकिन देखा जाए तो समय के लिए सही हुआ। आपका समय कम से कम अब एक डायरेक्शन में लग सकेगा, आप अपना ध्यान एक डायरेक्शन में लगा सकोगे। देखना, आपके यार दोस्त आज बहुत खुश हो रहे होंगे जिनका 1-1.5 नंबर बढ़ गया है, 1-1.5 नंबर फालतू सिलेक्शन हुआ है, मतलब मेरिट से बस 1-1.5 नंबर फालतू है। आपको भी थोड़ा सा अपने लिए दुख लग रहा होगा उन्हें देख के। लेकिन देखना, फाइनल मेरिट में जब वो बाहर होंगे तो बहुत दुख होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके लिए खुशी की बात होगी या किसी के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन मैं तो हर स्टेज पे जानता हूँ ना कि बच्चा कहाँ परेशान होगा। अब आज आप परेशान हैं, वो बच्चा आपसे 10 गुना ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो उस समय अगले 6 महीने, अगले 4 महीने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेगा फेज़ 2 के लिए। पैसा भी लगाएगा, ये भी करेगा। हालांकि मैं हर चीज़ समझाता हूँ, लेकिन फिर भी जब एक स्टेज क्वालिफाई हो जाती है तो बच्चा कोशिश तो करता ही है ना अगले स्टेज के लिए। तो आगे अब ऐसी तैयारी करो इस परीक्षा की कि आपको ये एक एक 1.5-1.5 नंबर के अंतर से ना रहो कि आप सीधा 3-4 नंबर के अंतर से कूद जाओ। कम से कम 4-5 नंबर बढ़ा के फालतू लाओ, खत्म कहानी। फिर कोई वीडियो नहीं देखनी, किसी से पूछना ही नहीं है। चलो, तो हम बात कर रहे थे औसत की, एवरेज की। एवरेज का मतलब ये होता है कि 100 बातों की एक बात, कि भैया जी ये है, और इस तरह से आपने कह दिया जी भाई मैंने इतने की चाल, इतने के औसत वेग से अपनी बाइक चलाई थी। तो औसत में आप कैसे करते हो? औसत में यही तो करते हो, औसत चाल ले लो चाहे औसत वेग ले लो, ये करते हो आपकी कुल कितनी दूरी तय की गई है और कुल समय कितना लगा, या कुल विस्थापन कितना था और कुल समय कितना लगा। जैसे आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा औसत का कंसेप्ट। देखो, एवरेज का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक यात्रा तय करता है और वो ए से लेकर बी तक जाता है। ए से लेकर बी तक जाते समय उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और ये तय करता है 3 घंटे, मान लो ये तय करता है 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे वो बी से सी तक जाता है और जाते समय उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, और ये तय करता है 8 किलोमीटर।
अब आपसे बताओ कि इसकी औसत चाल कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, या औसत वेग कितना होगा। तो आप चाहे जो भी कहिए, अगर दिशा नहीं बता रहे हैं तो औसत चाल कह देना, एवरेज वेलोसिटी। अब इसका सूत्र होता है कि भाई कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कुल दूरी कितनी है भाई, दूरी तो है 5 + 8, लेकिन कुल समय मैं कहाँ से निकालूं, अब समय तो मेरे पास है ही नहीं। आओ समय को ऐसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपके पास फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, भाई जब चाल बराबर दूरी बटे समय है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 5/10 यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब हो गया आधा, यानी कि आधा घंटा। यहाँ भी लगाओ यही सूत्र, क्या सूत्र लगाओगे कि यहाँ का समय जब आप निकालोगे तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 8, चाल है 20, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2/5, और 2/5 का मतलब 500 के 20, 0.4 किलोमीटर, 0.4 घंटे, सॉरी। तो कितना समय हो गया भाई, समय हो गया, वहाँ का समय लगा 0.5 और यहाँ का समय लगा 0.4, तो आप कहोगे ये हो जाएगा भैया 13/0.9, और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 130/9। इसको सॉल्व कर लेना, कुल मिलाकर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी। पॉइंट में हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो जरा बताइए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है और हमने इसको एक बेहतर ढंग से क्लियर कर लिया है, फटाफट बताइए। जल्दी से एक बार थम्स अप करें कि हाँ जी मुझे आपकी बात बहुत बेहतर बढ़िया ढंग से समझ में आ गई है। ठीक है भैया, फेज 2 के लिए अमन बाबू कल की वीडियो देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझाया है कि फेज 2 में क्या होता है। अरे यार, ग्रेटर एंड इक्वल टू, महाराज अब एक बात का ना बिल्कुल पकड़ के मत बैठ जाना। वो ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या था, जब दूरी और वेग का रेशियो, उसका दूरी और विस्थापन का रेशियो था यार। यहाँ से दूरी और विस्थापन थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो थोड़ी पूछ रहा हूँ। अब हर जगह जहां भी रेशियो दिखेगा सबका उत्तर यही करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। अरे भाई ये तो देखो पूछा क्या है यार, फटाफट से एक बार थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। देखो पेपर से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं कि कट ऑफ क्या गई वो क्या गई, वो सब मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर उद्देश्य हमारा फिजिक्स के सिलेबस को कवर करना है। जो बातें मुझे अपनी तरफ से ज़रूरी लगेंगी मैं बताता चलूँगा, लेकिन वो सभी चीज़ें जो किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू कवर होनी चाहिए उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस मत करो, सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्त ऐसे तो। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। यहाँ पर आप मुझे बस एज अ केवल फिजिक्स टीचर देखो कि भाई मैं आपका फिजिक्स का भाई हूँ। जब मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा होता हूँ तब आप ये देख लो कि हाँ ठीक है मैं चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी यहाँ सिर्फ मुझे केवल फिजिक्स से संबंधित बातें पूछ। ठीक है चलो, अब एक और सवाल देखते हैं, एवरेज का एक और सवाल। अब देखो ना, यहाँ पे भी तो 2 चाल थी बट हमने उसका एक उत्तर बना दिया, ये एवरेज होता है। आगे देखो एक और क्वेश्चन, कि मान के चलिए कोई व्यक्ति ए से लेकर बी तक जाता है जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है और उसकी जो चाल है मान लो वो रही 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आते समय उतनी ही दूरी वो आया और उसकी चाल मान लो 20 या 10, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर रही। तो भाई फिर कैसे निकालोगे आप एवरेज या औसत। अब मैं औसत चाल को VAVG से दिखा देता हूँ, औसत चाल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, औसत, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई, जाने की 10 आने की 10 बराबर है, तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी 20, और समय कितना लगेगा, तो समय यहाँ निकाल लो भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ का टाइम अगर आप निकालोगे तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे
चाल 10/20 1/2 ये हो जाएगा आधा, और यहाँ का निकालोगे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगी 10, और यहाँ तो खैर स्पीड भी 10 है तो ये हो जाएगा 1 घंटा। तो समय हो जाएगा टोटल 0.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 20/1.5, और 20/1.5 का मतलब यहाँ 0 हटा लोगे, ये हो जाएगा 200/15, 5 से 3 बार, 5 से 40 बार, तो ये आ जाएगा आपका 40/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, जब जब ऐसा हो जब ऐसा हो कि जाने की और आने की दूरी समान हो, ये बात याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जब जाने और आने की दूरी समान हो, या मान लो कोई भी जाने और आने की छोड़ो, दो दूरियां वो तय कर रहा है लेकिन दोनों समान हैं बट चाल अलग अलग है, तो इसकी एक ट्रिक भी है। औसत चाल निकालने की एक ट्रिक भी है। देखो क्या ट्रिक है एवरेज वेलोसिटी निकालने की, वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये है ट्रिक। ये लेकिन केवल तब लगेगी जब दो दूरियां तय की जा रही हों अलग अलग चाल से, अलग अलग स्पीड से, लेकिन दूरी समान है, दोनों में 10-10 है। अब x और y क्या है, इसमें दूरी देखनी ही नहीं है हमें, इसमें जो चाल है ना चाल, इसी को एक को x कह दो दूसरे को y कह दो बस। तो 2 इंटू एक है 20 और एक है 10, एक है 20 और एक है 10, 20 दूनी 40, 40,400, 20 और 10 30, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में, आंसर आ गया 40/3। तो ये एक ट्रिक लग जाएगी यहाँ फटाफट से। अब कोई ये देखो, अब मैथ्स वाला गड़बड़ मत झाला कर देना यहाँ कि भैया औसत का मतलब तो मैं ऐसे कर दूंगा कि दो चालों का औसत पहुंचा है तो 20 और 10 30, उसको 2 से भाग कर दूंगा तो 15 आ जाएगा। 15 नहीं आ रहा है। आप वो मैथ्स वाला सूत्र मत लगाना औसत का जो मैथ्स में लगाते थे। यहाँ या तो प्रॉपर यही सूत्र लगाना, या अगर ऐसा सवाल बन जाए तो ट्रिक लगा देना, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना। तो ये हो गया आपका औसत चाल का सूत्र, एवरेज वेलोसिटी का। जरा बताइए कि हाँ ठीक है भैया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर हाँ तो फिर मैं आपको एक दूसरी चीज पर लेकर चलूंगा। तो एक तो चाल और वेग निकालने का ये तरीका होता है, ये समझ में आ गया ना? तो ओके, बहुत शानदार सर, मज़ा ही आ गया, भाई वाह, थैंक यू थैंक यू। तो कई बार जिन चीज़ों को हम रट रहे होते हैं जब वो समझ में आ जाए तो मज़ा आता ही है। अब देखो, अब मुझे ये बता दो कि समाकलन और अवकलन किसने पढ़े हैं अच्छे से? समाकलन छोड़िए, अवकलन किसने पढ़े हैं, जल्दी बताओ। जिसने अवकलन पढ़े हैं उसको मज़ा आ जाएगा। एक क्वेश्चन की मदद से ही देखेंगे हम अवकलन वाले कंसेप्ट को, कि मान के चलो हमें किसी वस्तु की चाल या स्पीड दे रखी है, या मान लो विस्थापन दे रखा है, या दूरी दे रखी है, कुछ भी आप समझ लो जो आप समझना चाहें। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी दे रखी है और वो दे रखी है हमें 3t² प्लस 5t प्लस 7, इतने मीटर। ये हमें किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी दे रखी है और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है चाल, यानी कि इस। चलो अब देखो कैसे निकालोगे। अच्छा पहले तो ये मुद्दा आता है, देखो अब मुद्दा साथ ही यहाँ ये आता है कि यार ये क्या तरीका है दूरी देने का, भाई ये क्या तरीका है दूरी देने का। यार दूरी देनी है तो ऐसे दो ना कि किसी ने दूरी चली भाई 50 मीटर चली, या किसी ने 60 मीटर चली, कुछ दूरी चली, ये तरीका होता है दूरी देने का। ये तुमने क्या दूरी दे रखी है भाई। तो देखो अब ये दूरी देने का तरीका ये कैसे है, सुनो। सर एक्स का वैल्यू 20 कैसे आया? अरे भाई महाराज, ये तो सवाल में दिया था मेरे मित्र, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये तो सवाल में दी हुई है ना। एक जो दो चाल दे रखी है भैया तुम्हें, ये एक को x मान लो एक को y मान लो, किसी को भी x मान लो, इसको x मान लो इसको y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दोनों की गुणा करनी है, दोनों को जोड़ना है, बस इतना याद रखो आप कि दो फॉर्मूले का है,
दोनों की गुणा और दोनों को जोड़ना है, बस। ये कहीं से कुछ नहीं आया, ये सीधा मान लिया। अच्छा, अब बात आती है कि यार ये क्या दूरी देने का तरीका है। देखो, रटना एक अलग चीज है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि ये कौन सी दूरी है। तो सुनो, होता क्या है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस तरह से ले जाकर चल रहा है कि पहले मान लो उसने तेज चलाई, फिर थोड़ी धीमी चलाई, फिर तेज चलाई, फिर धीमी चलाई। तो ये समान समय में समान दूरी तो नहीं तय करेगी, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बदल रही है। तो अगर आप इसमें मान लो इस समीकरण को देखो, इसको ऑब्जर्व करो ढंग से, इसमें टी जो है वो समय है, वो दे देगा कि टी क्या है भैया, टी जो है वो समय है, टाइम है, और किस यूनिट में लिया गया है, सेकंड में। तो अगर आप इसमें टी की वैल्यू 1 रख के देखो तो आपको दूरी कितनी मिलेगी। मान लो दूरी को मैं x मान लेता हूँ, अब कोई मत कहना x कहाँ से आ गई, दूरी को कुछ भी मान लो यार। तो t की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 यहाँ 1, ये तो है ही, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो मतलब ये कह रहे हैं हम कि पहले सेकंड में वो वस्तु चली 15 मीटर। फिर t बराबर 2 रख के देखो, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, और 2 पंजे 10, 12 और 10 22, 22 और 7 29। तो दूसरे सेकंड में वो वस्तु कैसे चली, वो 29 मीटर चली। तो देखो, आप ये नहीं सोच सकते हो यहां पर, इसमें ये नहीं सोच सकते हो कि पहले सेकंड 15 मीटर चली होगी तो दूसरे सेकंड वो 30 जानी चाहिए, नहीं, दूसरे सेकंड में वो 29 मीटर तक गई है। मतलब यहां पर ये इसके द्वारा तय की गई दूरी जो है वो एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। आप समझे? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ये समय पर निर्भर कर रही है। और अगर आप ऐसे कह दो कि भाई किसी वस्तु की, किसी कोई वस्तु ना हर सेकंड 15 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो वो समय पर निर्भर ही नहीं कर रही है। एक सेकंड में 15 है, दूसरे में 30, तीसरे में 45, चौथे में 60, आप मानते चले जाओगे, मतलब समय की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये दूरी जो है वो समय के साथ निर्भर कर रही है। अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी दी जाए तो समझ लेना ये वाला पैरामीटर इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है। यहाँ अगर कोई सिर्फ ये मुझे कहता है तो मैं ये मान लूंगा, केवल इतनी मुझे जानकारी दे तो मैं ये मान लूंगा कि भाई वो हर सेकंड 15 मीटर दूरी तय करेगी। और जब वो हर सेकंड 15 मीटर दूरी तय करेगी तो समय पर निर्भर ही नहीं कर रही है। बट यहाँ ये दूरी समय पर निर्भर कर रही है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, और सिर्फ इसीलिए बच्चा मेरी क्लास में आता है कि उसको चीजें रटनी नहीं पड़ती, वो फील करता है, उनको ये फील करना चाहिए आपको। अब मुझे बताओ आप कैसे निकालोगे चाल या वेग। तो आप ये कहोगे कि देखो भैया, हमने ये पढ़ा पहला पार्ट, चाल बराबर हमने पढ़ा यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को अगर मैं v से दिखाऊं और दूरी को ds से दिखाऊं, यानी कि ये डिस्टेंस है, इसको चाहे x से दिखा लो, ds से दिखा लो, किसी से दिखा लो जिससे तुम्हारा मन करे। और इसको मैं समय से दिखाऊं, समय को मैं d लिख दूं। d का मतलब क्या है, अंतर, कि दो चीजों का अंतर, दो चीजों का डिफरेंस देख रहे हैं हम, सिर्फ इतनी सी बात है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, v बराबर dx बाई dt? अगर हाँ, देखो ये अब मैं इसको सीधा नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि मुझे एक उत्तर नहीं दिया गया है, सही है, और ना मुझे कोई समय दिया गया है। चलो मान लो वो समय दे भी देता, वो कहता कि चाल बताओ t बराबर 2 सेकंड पर, क्या तब भी मैं समय को इससे डिवाइड करके निकाल सकता था? नहीं निकल सकता था। भाई समय की वैल्यू इसमें रखोगे भी तो दूरी मिलेगी, वे चाल तो फिर भी नहीं मिलेगी। तो जब भी टाइम डिपेंडेंट चीजें हों तो हम अवकलन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अगर सभी साथी कह रहे हैं मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो आप x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी ये पुट कर दो, 3t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। एक साथी कह रहा है मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा समझाऊंगा। देखो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, आपने नहीं पढ़ा तो घुसना मत इसमें, ये कैसे, ये क्यों नहीं, आप जोड़ देना सीखने के तरीके पर बस। देखो अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कि ये जो पावर होती है यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लो, दो तिया कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6t। यहाँ कितना है, इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 5 की गुणा कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक पावर हम कम करते हुए चले जाते हैं, भाई 2 की 1 पावर कर दो, ये एक ही पावर तो रह गई। अब तुम कहोगे यहाँ चलो 1 की गुणा हो गई 5, अब यहाँ एक पावर कम करोगे तो एक पावर का मतलब 0 पावर हो जाएंगी। और किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 0 नहीं होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी पावर 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जिसके साथ कोई पावर ही ना हो उसको कर दो 0,
जिसके साथ जैसे हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके साथ टी ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 मान लिया जाएगा। तो ये हो गया भाई, आपकी चाल आ गई, v आ गई 6t + 5, इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो ये भी टाइम डिपेंडेंट आई है, ये भी समय के साथ एक समान नहीं है। कैसे रहेगी? समय के साथ एक समान रहे कहाँ से, जब आप दूरी को ही बदल रहे हो समय के हिसाब से। लेकिन ये उत्तर नहीं है, उत्तर उसने हमसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकंड पर, तो इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, तो 2 पुट करते ही v कितना आ जाएगा, 6 × 2 + 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन होंगे, बताओ, ए ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन 15 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन 17 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाए। तो करिए एक बार हम सबके। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ हमें केवल कंसेप्टों को पकड़ना है, कंसेप्टों को समझना है। अब इसके जो और भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो मैं कराऊंगा जब प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर हम यहीं बहुत सारे क्वेश्चंस करने बैठ जाएंगे तो साथ ही सिलेबस नहीं बढ़ेगा। आप समझो 2 साल का सिलेबस है, तो मुझे उसको लेकर भी चलना है, इसलिए बस हम यहाँ कंसेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपके कराऊंगा वो कराऊंगा प्रैक्टिस में, दिमाग के क्वेश्चन करेंगे, एक एक टॉपिक के 20-20, 25-25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में कर लेंगे। उसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इसलिए यहाँ नहीं करा रहे हो क्योंकि प्रैक्टिस के पैसे लोगे, नहीं, वो फ्री में रहेगा। बस रिक्वेस्ट है कि यहाँ आप ये जिद ना करना कि भैया और क्वेश्चन कराओ और कराओ, मतलब समझो फिर समय ही नहीं बचेगा कंसेप्ट पढ़ने को। तो हमने एक कंसेप्ट बना लिया। जरूरी ये समझना है यहाँ पर कि बताओ ये कंसेप्ट है, देखो ये सॉल्यूशन तो बच्चा भी समझ लेगा, बात इस सॉल्यूशन को समझने की नहीं है, बात समझनी है इसको कि ये दूरी हमें डायरेक्ट क्यों नहीं देती 10-5 मीटर, या ऐसे क्यों दी है। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको कंसेप्ट सीखना समझना बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस वाली क्लास से हमारे मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चंस कवर होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर होंगे। बाकी ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर होंगे उन्हें हम प्रैक्टिस वाली क्लास में कवर कर रहे होंगे। कितने न्यूमेरिकल आते हैं? फिजिक्स के 25 में से लगभग, इस बार तो थोड़ा वेटेज कम रहा है, लगभग 8 के आसपास न्यूमेरिकल आए हैं। बट आप ये मानो कि अधिकतम अगर पूछ लेता है तो 12 तक भी न्यूमेरिकल पहुंच जाते हैं, या लगभग 12 मत कहिए, 10 तक कहिए। तो हमारे 25 में से 15 क्वेश्चन हम इस क्लास से डायरेक्टली कवर कर रहे होंगे, बाकी 10 जो न्यूमेरिकल होंगे उनको हम प्रैक्टिस क्लास में कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये चाहे कि नया बच्चा सीधा प्रैक्टिस क्लास आके ज्वाइन कर ले और वो नए क्वेश्चन को कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा। उनका बेस यही होगा, उनका आधार यही होगा, आप यूं करके करते चले जाओ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप पढ़ाइए, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप समझ में ना आए। थैंक यू भाई, थैंक यू इतना सारा भरोसा दिखाने के लिए। तो ये हो गया आपका अवकलन विधि से। तो अवकलन विधि, अब देखो जैसे हमने इसको लिखा, वेग को लिखा, अगर मान लो इसी सवाल में और तुमसे त्वरण पूछ लेता, अच्छा एक्सेलरेशन तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, कल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और फिर हम एक्सेलरेशन के बाद बाकी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो ये एक कंसेप्ट पढ़ लिया हमने अवकलन का। अच्छा, एक साथी का डाउट था, ठीक है चलो वो आगे कवर हो जाएगा, उसका ग्राफ से संबंधित डाउट था, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को हम आगे कवर करेंगे अगली क्लास में। तो चलो भैया, t बराबर 1 क्यों नहीं लिया? यार देखो, इन चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर देना महाराज कि मैंने t बराबर 1 क्यों नहीं लिया। भैया सवाल में t बराबर 2 दिया है, बताओ मैं सवाल बदल दूं क्या? ये क्वेश्चन है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है कि चाल बताओ t बराबर 2 सेकंड पर। अब सवाल में अगर तुमसे पूछेगा कि t बराबर 2 सेकंड पर बताओ, तो तुम ये जबरदस्ती करोगे उससे कि भैया मास्टर जी तुमने 1 क्यों नहीं पूछा? अरे यार, आप पूछो, आप विज्ञान के स्टूडेंट हो, आप उत्सुक तो हो सकते हो, पूछो, लेकिन पूछो तो कम से कम ऐसी बातें जो ढंग की हो, जो पूछने लायक हो। अब तुम्हें कोई एबीसीडी पढ़ाने बैठे, तुम कहो मास्टर जी बी के बाद ही क्यों आया यार, ए जो है बी ए के बाद ही क्यों आया, अरे पहले क्यों नहीं रख दिया? यार बताओ, ये कोई लॉजिकल बात है? अब तुम तो कहोगे मैं तो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा था। अरे भैया पूछो यार क्वेश्चन, लेकिन यार ऐसे थोड़ी है कि भैया कुछ भी चलेगा। आप पूछो, आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड होकर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछने लग जाएगा। चलो ठीक है, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, समझ भी जाते हैं चीज़ों को। कल मिलेंगे साथी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।